वेलकम टू अभ्यास एकेडमी स्टूडेंट। आज हम अपने टॉपिक को आगे लेकर के बढ़ते हैं। 11वीं क्लास के जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हमने चीज़ों को जाना था और किस तरह से उनके एक्सपेरिमेंट किए गए, उनके कैरेक्टर्स किस तरह से डिटरमाइन किए गए। उससे आगे जब हमें ये पता चल गया कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात ये थी कि एटम होता कैसा होगा, एटम दिखता कैसा होगा, मींस एटम के मॉडल्स के बारे में बात की जाने लगी। तो जो सबसे पहला मॉडल था वो सबसे पहला मॉडल दिया गया था बाई जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन, मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू हिम जो एटम है वो कभी तरबूज खा रहा होगा तो उसने उससे रिसेंबल करके आइडिया लगाया कि एटम जो है वो तरबूज के जैसा होना चाहिए, गोल। अब तरबूज में हम जानते हैं वाटरमेलन में क्या पोर्शन होते हैं। अगर मैं एक यहाँ पर इस तरह से राउंड फिगर बना लूं, तरबूज मान लेते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि थोड़ा सा हिस्सा होता है जो व्हाइट कलर का होता है। ये वाला पोर्शन जो है मैं वो मान लेता हूं जो व्हाइट कलर का है, और इस डॉटेड लाइन के अंदर सारा का सारा ये रेड पोर्शन है। इस रेड पोर्शन में ब्लैक सीड्स होंगे बहुत सारे, उसके बीज होंगे तरबूज के। वैसे ही उसने रिसेम्बलेंस बताई, सिमिलैरिटी बताई कि तरबूज के जैसा एटम दिखता होगा। तो अब मैं मान लेता हूं ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, उस व्हाइट वाले पार्ट के बारे में उन्होंने कहा कि ये वाला पार्ट जो है न्यूट्रॉन को रिसेंबल करता है, जो इस व्हाइट वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट पूरे मटेरियल को बाउंड करके रखता है। जैसे अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, ये वाला रेड पार्ट है, तो ये रेड पार्ट जो है रिसेंबल करता है विद प्रोटॉन। और ये जो ब्लैक सीड की अगर हम बात करें, ये ब्लैक सीड, इनको उन्होंने रिसेंबल करके बताया कि ये ऐसे होंगे जैसे इलेक्ट्रॉन। अब इस चीज को समझिए दोबारा से कि रेड पार्ट जो तरबूज का है, उस तरह एटम में पूरे के पूरे एटम में प्रोटॉन फैले हुए रहते होंगे और इन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इस पूरे पॉजिटिव चार्ज में कहीं कहीं पर ब्लैक सीड के जैसे ये इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे, धसे हुए होंगे। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बाउंड करके रखने के लिए ये व्हाइट वाला पार्ट है जो न्यूट्रॉन को रिसेंबल करता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं और वो इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बाउंड करके रखते हैं। तो इसे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कह लीजिए, या फिर आप इसे कह सकते हैं वाटरमेलन मॉडल, और यह इसको एक नाम और दिया जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब लाइक जैसे क्रिसमस पुडिंग होती है। क्रिसमस पुडिंग आपको नहीं पता है तो आप ऐसे सोचिए जैसे भंडारे में हलवा बांटते हैं, जैसे एक थाली है, वो थाली में आपने हलवा डाला और हलवा या प्रसाद डालने के बाद उसमें आपने चेरी या ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, तो जो वो थाली है, वो थाली की जो बाउंड्रीज है वो उसको बाहर नहीं बिखरने देंगी। लाइकवाइज प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो हैं वो उसके अंदर के मटेरियल को, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बाउंड करके रखेंगे और उनको बिखरने नहीं देंगे। अब जो आपने प्रसाद उसमें डाला है, जो पुडिंग आपने डाली है, जो खीर या हलवा आपने उसमें डाला है, उसको आप समझ लीजिए दैट इज प्रोटॉन। और जब आप उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे ऊपर से, दीज आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, वो उसमें कहीं ना कहीं एम्बेडेड हो जाएंगे, वो उसमें धस जाएंगे। तो इस तरह से तरबूज के जैसा मॉडल कह लीजिए, क्रिसमस पुडिंग या प्लम पुडिंग के जैसा मॉडल कह लीजिए, और सबसे पहले ये आइडिया दिया था जे थॉमसन ने, इसलिए उसका एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, बस इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। लेकिन बहुत सारी चीजों की वजह से ये, बहुत सारी इसमें कमियां थी, कमियां उनकी वजह से ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। और अगर आपको जानना है कि वे कमियां क्या होंगी जो आज तक आप एटम के बारे में जानते हैं, उन चीजों के बारे में ये एटम कुछ नहीं बताता।
ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात दिमाग में रख लीजिए। हमें ये पता है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इसमें प्रोटॉन की पोजीशन कहीं नहीं पता, इसमें तो न्यूक्लियस ही नहीं पता है कहाँ पर है। न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इसने बाहर बताए हैं। इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन्स के बीच में धसे हुए रहते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर के शेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो मींस आज के टाइम में मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो चीजें हम जानते हैं, ये मॉडल उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए ये मॉडल रिजेक्ट हो गया था। तो इसके बाद में सेकंड मॉडल की अगर हम बात करते हैं, दैट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि ये एटम का मॉडल इसने दिया किस बेसिस पर था। इन्होंने जो मॉडल दिया था, इट वॉज बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इन्होंने अपने पॉइंट्स बनाए, मींस कंक्लूजन बनाए, और ये कहा कि भाई इन कंक्लूजन के बेसिस पर मैं ये बता सकता हूं कि एटम का स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता होगा, एटम कैसा दिखता होगा, हाउ एटम विल लुक लाइक। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने ये चीजें एक्सप्लेन की। तो सबसे पहले तो हमें इनके एक्सपेरिमेंट को ही समझना जरूरी है। जब हमें इनके एक्सपेरिमेंट की चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर उसके हमें ऑब्जर्वेशन भी समझ में आएंगे, उसके कंक्लूजन भी समझ में आएंगे, और इनके द्वारा दिया गया एटम का मॉडल भी हमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया कि इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है लेड के बॉक्स में रख लिया। अब बहुत को आप में से बहुत सारों को पता होगा कि लेड बॉक्स में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये इसका जवाब 9th क्लास में होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो ये डाउट आपके मन में आए उससे पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं कि ये लेड का कोई भी एक बॉक्स बना ले, जैसे लकड़ी का लोहे का कोई बॉक्स बना लेते हैं चीजों को रखने के लिए, तो इसमें से जो रेडिएशन निकलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से, वे रेडिएशन आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेंगे। ये लेड का बॉक्स जो है उन रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देगा। तो यहां पर उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा था जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते थे। और प्रीवियस वीडियो में हमने अल्फा बीटा और गामा रेज के बारे में पढ़ा था, तो हम जानते हैं कि अल्फा रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो यहाँ पर हमने अल्फा रेज पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने कुछ इस तरीके से किया था कि ये अल्फा रेज उन्होंने गोल्ड फॉइल पर डाली, और गोल्ड फॉइल पर डालने के बाद, भाई गोल्ड की अगर हम एक फॉइल लें, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें खाना रैप करते हैं, फूड आइटम्स रैप करते हैं, वैसे ही गोल्ड की फॉइल अगर ली जाए तो उसमें डेफिनेटली गोल्ड के एटम्स भी होंगे। तो मैं फॉइल की बजाय एक आइडिया देता हूं आपको कि मान लेते हैं ये फॉइल है और इसमें बहुत सारे गोल्ड के एटम भी प्रेजेंट होंगे। इस तरह से हमें जो है सारे एटम्स पर फोकस नहीं करना है, हमें फिलहाल एक एटम पर फोकस करना है। तो इसलिए मैंने ये वाला एटम जो है यहाँ पर बना दिया है। ये अल्फा रेज यहाँ से निकलेंगी और ये इस गोल्ड फॉइल पर जाकर गिरेंगी। अब इस गोल्ड फॉइल पर जाकर गिरेंगे, इसके साथ उन्होंने क्या किया, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वीडियो लेक्चर में, कि जिंक सल्फाइड का यूज किया। और जैसे आप इमेजिन कीजिए, सोच के देखिए, कभी आपने चाय की टपरी पे अगर आप गए हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर जो गैस होता है जिस पर वो चाय बनाते हैं, उसके चारों तरफ वो एक टीन का वो काट के लगा देते हैं, जिससे कि हवा गैस तक ना पहुंचे और वो गैस बंद ना हो जाए। वैसे अगर आप एक कोई मेटल का शीट लें और उसकी एक वॉल लाइक, दीवार लाइक स्ट्रक्चर बना लें और उसको यहां पर प्लेस कर दिया जाए आफ्टर कोटिंग विद जिंक सल्फाइड। तो मैं यहाँ पर ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग को इस तरह से दिखा देता हूँ।
तो उन्होंने इस तरह से जिंक सल्फाइड की कोटिंग को लगाकर इस पे यहाँ पे रख दिया। अब सोचिए जिंक सल्फाइड लगाने का फायदा क्या है। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जिंक सल्फाइड एक ऐसा केमिकल है जिस पर कोई भी अगर रेडिएशन डाला जाएगा, कोई भी वेव डाली जाएगी, तो वो फ्लोरेसेंस पैदा करता है, चमक पैदा करता है, और उससे हमें उस रेडिएशन का पता चल जाता है। तो अब इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, अब दोबारा से सुनिए, एक लेड बॉक्स लिया, उसमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया जिसमें से अल्फा रेज निकलती थी, उन अल्फा रेज को गोल्ड फॉइल पर डाला। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल आ जाता है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों, तो उसका छोटा सा जवाब है कि गोल्ड जो है दैट इज मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट, सबसे ज्यादा मैलिएबल एलिमेंट होता है। मैलिएबल का मतलब उसकी बहुत बारीक शीट बनाई जा सकती है, सबसे बारीक शीट अगर किसी मेटल की बनाई जा सकती है तो वो इसकी, और बारीक से बारीक शीट लेनी थी हमें यहाँ पर, इसलिए उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली थी ताकि किसी और मेटल की। खैर, तो जब ये अल्फा रेज उस गोल्ड फॉइल पर गिरी तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किए, सबसे पहले उन पे ध्यान देंगे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए कि ज्यादातर अल्फा रेज जो है वो इस तरह से सीधी निकल जाती हैं जैसे वो आ रही थी। हम यहाँ पर इसको इस तरह से कर देते हैं। कुछ एक अल्फा रेज ऐसी थी जो सीधे जाने के बजाय इधर उधर को मुड़ गई थी, और बहुत कम अल्फा रेज ऐसी थी जो अपने रास्ते पर वापस गई। अपने रास्ते पर मतलब जिधर से आ रही है उधर की साइड पे गई। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 3 ऑब्जर्वेशन हुए। एक तो मोस्ट ऑफ रेज गोज स्ट्रेट, एक तो ये बात कि ज्यादातर रेज जो है वो सीधे चली जाती हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन यहां पर जो होता है हमें वो ये हो रहा है, सम ऑफ अल्फा रेज डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, अपने रास्ते पर से भटक जाती हैं, और बहुत कम 5-10% केवल ऐसी होती हैं, ए वेरी फ्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ए वेरी फ्यू गोज बैक, बहुत कम ऐसी होती हैं जो वापस अपने रास्ते पर चले जाती हैं। ये तो है ऑब्जर्वेशन। अब आइडिया लगाना शुरू किया उन्होंने कि ऐसा हुआ क्यों होगा, तो आप भी उसके जैसे आइडिया लगा के देखिए। आप सोच के देखिए एक बार, हमने अभी कहा कि अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तो अगर मान लीजिए ये एक कोई पॉजिटिवली चार्ज रे है और मैं ये कहूं कि ये इस चीज पर टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गई, ये पॉजिटिवली चार्ज रे है और ये इस पर टकराने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस पर कैसा चार्ज होगा। अब आप ये सोचिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये अगर रिफ्लेक्ट हो गया या रिपेल हो गया, जो भी आप कहना चाहिए, डेविएट हो गया, तो ये डेविएट होने की वजह क्या हो सकती है, ये पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज से टकराए तो पॉजिटिव सेम चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट उन्होंने लगाया कि जो अल्फा पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं, जो पार्टिकल्स हैं, ये यहां पर इधर उधर मुड़ने की वजह क्या हो सकती है कि यहां पर इस एटम के सेंटर में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक, और पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट है वो इस एटम के बहुत छोटे से हिस्से में है। ये बात कैसे कह सकते हैं हम, मान लीजिए अगर यहां पर मैं अपनी फिंगर्स को इस तरह से ओपन करके रखूं और अल्फा रेज जो है पॉजिटिवली चार्ज जब जाएंगी, जो गैप है यहाँ पर वो तो सीधी चली जाएंगी इन गैप में को अगर जाती हैं, और जो टकराएंगी जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से निकल जाएगी। 10th क्लास में आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, इंसिडेंटेड रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उनका कुछ एंगल होता है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ज्यादातर स्पेस खाली है, तो खाली स्पेस में तो जाहिर सी बात है कि ये अल्फा रेज जो है मोस्टली सीधी ही निकल जाएंगी। पहला पॉइंट, ज्यादातर रेज सीधी निकलने की वजह ये थी कि एटम में ज्यादातर स्पेस एम्प्टी होता है। सेकंड थिंग, ये जो थोड़ी बहुत रेज इधर उधर डेविएट हुई, ये क्यों डेविएट हुई, उसकी वजह कि इन एटम्स के सेंटर में कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से हो सकता है आप जरा सोचिए।
इससे पहले डिस्कवरी हो चुकी थी प्रोटॉन्स की, तो डेफिनेटली ये प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एटम में ज्यादातर जगह खाली है और इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह प्रोटॉन, मतलब एटम के सेंटर में प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि यहां पर बहुत कम रेज ऐसी क्यों थी जो वापस गई थी। मींस थर्ड ऑब्जर्वेशन के अगर बारे में हम बात करें तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं यहां पर, चलिए ऐसे ही बताता हूं, अगर मान लीजिए यहां पर मैं एक तो मार कर लेता हूं, ठीक है, एक तो ये, चलो इसी को मैं यूज कर लेता हूं। अगर मैं आपको दो सरफेस दूं, एक ये सरफेस और एक इसकी पॉइंट वाली सरफेस, और मैं आपको ये कहूं कि आपको इन पर बॉल मारकर या कोई छोटी चीज फेंक कर मारनी है और वो वापस आने के चांसेस किसमें ज्यादा होंगे। आप इसको एक बार बोर्ड पे समझिए कि अगर एक छोटा डॉट हो मेरे पास और एक बड़ा डॉट हो, और मैं आपको कहूं कि कुछ इस पर फेंक कर मारना है आपको, तो इस डॉट पर लगने के चांसेस ज्यादा है या इस डॉट पर लगने के चांसेस ज्यादा है? डेफिनेटली बड़े वाले पर। वजह, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया छोटा है। तो अब जरा सोच कर देखिए कि अगर मैं कहीं से रेज डाल रहा हूं और वो रेज में से टकरा कर वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है या जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, तो मैं यहाँ पे 10 गेंद फेंकता हूं, मान लीजिए 10 गेंद मैंने फेंकी, तो इस पर तो शायद 8 टकरा कर वापस आ जाए, और इस पर टकरा कर कितनी वापस आएंगी? उससे तो कम ही आएंगी, मान लेते हैं कि 2 आएगी। तो उन 10 में से इसमें टकरा कर ज्यादा वापस आ रही है, उन 10 में से इसमें टकरा कर 1-2 वापस आ रही है। तो ऐसा ही कुछ आप सोच के देखिए कि यहां पर बहुत कम रेज वापस जाने की वजह क्या हो सकती है। कुछ बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि इसका साइज बहुत छोटा होगा। अगर इसका साइज बड़ा होता, साइज बड़ा होने से बहुत सारी रेज वापस ना जाती, कम रेज वापस जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका साइज बहुत छोटा है। तो सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट है वो बहुत छोटा होता है, इसके बारे में ये कहा गया। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हुए और इनके 3 कंक्लूजन हो जाएंगे, और वो 3 कंक्लूजन क्या होंगे आप नोट कीजिए, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं और उसी में ही आपको ये चीज एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। देखिए एक्सपेरिमेंट में सबसे आप पहले हेडिंग डालेंगे, पहले तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हेडिंग डालेंगे और फिर ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे, पोज करके इसको डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और पोज कर लीजिए, आगे फिर बढ़ेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आप हेडिंग डालेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आप 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यहां पे क्या दिख रहा है कि ज्यादातर रेज जो है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमें ये दिख रहा है कि कुछ रेज ऐसी हैं जो इधर उधर डेविएट हो रही हैं, और तीसरा ऑब्जर्वेशन हमें ये दिख रहा है कि बहुत कम रेज ऐसी हैं जो वापस जा रही हैं जिधर से वो आ रही थी उधर की साइड में। आपको अगर इनको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गोज स्ट्रेट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सम ऑफ द अल्फा रेज डेविएट फ्रॉम देयर पाथ। तीसरा पॉइंट लिखेंगे वेरी फ्यू अल्फा रेज गोज बैक टू देयर पाथ। इस तरह से तो बहुत कम ऐसी होती है जो अपने रास्ते पर वापस चली जाती हैं। अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कंक्लूजन, मींस ये ऑब्जर्वेशन के बाद क्या कंक्लूजन दिए। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ऑब्जर्वेशन दिमाग में आ गए हैं, आपको समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो यहीं से आप कंक्लूजन बनाइए। पहले इन 3 पॉइंट को ही क्लियर करते हैं हम। ज्यादातर रेज सीधी चली जाती है, क्यों चली जाती है, बिकॉज द मोस्ट स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। मतलब ज्यादातर स्पेस एटम में खाली होता है, इवन 99.9% स्पेस एटम में खाली होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे आप कि ज्यादातर स्पेस एटम में खाली होता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरी पॉइंट के लिए आप ये लिखेंगे
कि जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज उस सेंट्रल पार्ट में है एटम के, उस सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहा गया, और ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से है। तो यहां पर क्या बात साबित होती है कि एटम के सेंटर में कहीं पर बहुत छोटी जगह में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है जिसका नाम न्यूक्लियस रखा गया, और वहीं पर प्रोटॉन होते हैं। In the atom there is a very small tiny space at the center of the atom where all the positive charge is present, where all the protons are present. सेकेंड पॉइंट ये हो गया। अब तीसरी बात हम ये करते हैं कि बहुत कम रेज ऐसी हैं जो वापस जाती हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, बुक्स में ये दिया भी रहता है, इसको कंपेयर इस तरह से किया जाता है कि एक फुटबॉल का ग्राउंड लें, कितना बड़ा होता है फुटबॉल का ग्राउंड, और उस फुटबॉल के ग्राउंड के बीचों बीच जाके आप एक सुई की नोक रख दें, तो जो सुई की नोक रखेंगे वो जो पॉइंट होगा दैट विल रिसेंबल टू द न्यूक्लियस, और जो फुटबॉल का ग्राउंड है दैट विल रिसेंबल टू द स्ट्रक्चर साइज ऑफ एटम। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के साइज और फुटबॉल के एटम के साइज में और न्यूक्लियस में कितना डिफरेंस है, जैसे फुटबॉल का ग्राउंड और सुई की नोक का साइज, इतना डिफरेंस होता है। आई बात समझ में? ज्यादातर वो बहुत कम रेज जो है वापस क्यों गई, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। 3 पॉइंट हो गए, अब इसमें 2-3 पॉइंट और ऐड कर देते हैं, 5-6 पॉइंट इसके एटॉमिक मॉडल के हो जाएंगे। तो एक पॉइंट अब इसमें ये ऐड करते हैं, द टोटल मास ऑफ एन एटम लाइज इन दिस न्यूक्लियस, कि जो एटम का टोटल मास है वो इस ही न्यूक्लियस में होता है। अब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि मास ऑफ एटम जो है वो किसकी वजह से होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। तो अब अगर रदरफोर्ड ये कह रहा है कि टोटल मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियस, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन तो ये कह ही दिया कि भाई न्यूक्लियस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन भी इसमें है। जब ये कह रहा है कि सारा का सारा मास सेंटर में ही होता है, और मास होता किसकी वजह से? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से, तो इसका मतलब वे दोनों के दोनों न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहते हैं। अब एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, उसको नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, वी आर कॉल्ड इंडियंस, कोई अमेरिका में रहता है, दोज आर कॉल्ड अमेरिकन्स, और जो कि न्यूक्लियस में रहता हो दोज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो याद रखिएगा, इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। कभी आपको अगर कोई न्यूक्लियॉन्स नाम दे, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? एक्चुअली न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमारे 4 पॉइंट हो गए। अब अगर 5वें पॉइंट के बारे में हम बात करें, रदरफोर्ड टोल्ड दैट the number of positively charged particle and negatively charged particle means the positively charged protons and negatively charged electrons are equal in the atom. एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम रहते हैं, दैट्स व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आपके नोट करने के लिए बोल रहा हूं मैं, दैट्स व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पुट भी किया जा सकता है, कोई ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपसे पूछ ले कि भाई एटम में निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन भी होते हैं, फिर भी एटम पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता आप खुद बताइए, जवाब दीजिए। कि अगर एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 10 ही प्रोटॉन होंगे, 10 निगेटिव चार्ज है तो 10 पॉजिटिव चार्ज होंगे, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए किसी एटम पर चार्ज नहीं होता है। तो ये 5 पॉइंट है जो आप रदरफोर्ड के एटम के मॉडल के बारे में लिख सकते हैं, जो कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर दिए थे। एक बार मैं जल्दी से क्विक रिवाइज करवा देता हूं इसके पॉइंट्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इन द सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट इज प्रेजेंट वेयर प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एंड दैट सेंट्रल पार्ट वाज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, वाज नेम्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो इसे कहते ही हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट कैन बी रिसेंबल विद द फुटबॉल ग्राउंड एंड द पॉइंट ऑफ द निडल। ठीक, उसके बाद द टोटल मास ऑफ एन एटम लाइज इनसाइड दिस nucleus. It means indirectly we are saying that neutron and protons are present in the nucleus. nucleus में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसी वजह से इन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट, इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम, दैट्स व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दैट्स व्हाई एन एटम इज नॉट हैविंग एनी चार्ज। इसलिए किसी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये सब चीजें नोट डाउन कीजिए और इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये चीजें तो जान ली कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया और उसने किस तरह से एटम के बारे में बातें बताई। अब अगर उन सारी बातों के हिसाब से हम एक मॉडल बनाएं, जो भी पॉइंट्स उन्होंने रदरफोर्ड ने बताए उनके बेसिस पर हम एक मॉडल बनाए, तो हमें क्या पता चलता है कि एटम कैसा होता होगा। उनके अकॉर्डिंग सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो सेंट्रल पार्ट के लिए हमने न्यूक्लियस बना लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन बना ले रहा हूं और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा इस तरह से। अब ये मैं अंदर की साइड को ये बना रहा हूं, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन कहां पर चक्कर लगाएगा। अगर ये सिर्फ चक्कर लगा रहा है, मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है जहां पर ये घूमेगा, बस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा। जब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आप फिजिक्स में सीखेंगे, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q1 और एक Q2। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल है, जैसे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो जब इनमें से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल जो है रेडिएशन की फॉर्म में अपनी एनर्जी लूज करेगा। रेडिएशन लूज करेगा मींस एनर्जी लूज करेगा। और जब ये एनर्जी लूज करेगा इट विल बिकम वीक, कमजोर हो जाएगा। और जैसे जैसे ये कमजोर होता जाएगा तो ये न्यूक्लियस की तरफ को खींचता चला जाएगा और न्यूक्लियस की तरफ को खींचते फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि वो यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। इसी वजह से देखो, ये एटम का मॉडल था रदरफोर्ड का, बस इतनी छोटी सी बात है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये पूछा जाता है कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के, या डीमेरिट कह लीजिए आप इसको, कि रदरफोर्ड के मॉडल की डीमेरिट क्या थी। तो इसके मॉडल की सबसे पहली डीमेरिट यही थी कि जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे, ये पार्टिकल जो है इसके चारों तरफ जब रोटेशन करेगा, एक्चुअली सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, तो इससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में लूज करेगा। और जब ये रेडिएशन की फॉर्म में अपनी एनर्जी लूज करेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इस एनर्जी के कम होने की वजह से तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें गिर जाएगा और इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस इसमें पॉसिबल नहीं है न्यूक्लियस में। अगर आपके किसी के मन में डाउट आ रहा है कि भाई जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रह सकते हैं, तो अगर मान लीजिए मैं ही कह रहा हूँ या रदरफोर्ड ने ही कहा, ये बात क्यों मान लें हम कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, तो इसका छोटा सा जवाब मैं फिलहाल आपको बता दे रहा हूँ। उसके लिए बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके लिए कई सारे कॉन्सेप्ट हमें पहले सीखने होंगे। लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं आपको देता हूँ फिलहाल के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस में मान लें तो इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस में जो वेलोसिटी की वैल्यू आती है, जो स्पीड आती है ना इसकी, वो लाइट से कहीं ज्यादा आती है। लाइट की स्पीड से कहीं ज्यादा आती है इसकी स्पीड, जो कि इम्पॉसिबल है
कैसे होता है वो हमें कैलकुलेशंस करके पता चलेगा, उसके लिए पहले हमें कई सारे कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। तो फिलहाल बस ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, जबकि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमेगा तो वो रेडिएशन की फॉर्म में अपनी एनर्जी लूज करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा तो वो वीक हो जाएगा, और वीक होकर के वो इतना वीक हो जाएगा कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन इस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रह नहीं सकता, उसका एग्जिस्टेंस यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी अगर कैलकुलेट की जाए तो न्यूक्लियस में लाइट से कहीं ज्यादा आती है, और वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में आज तक ऐसी किसी चीज की खोज नहीं हुई जिसकी वेलोसिटी लाइट से ज्यादा हो सकती हो। तो इसके लिए देखो, ये तो एक्सप्लेनेशन है जो तुम्हें समझना है, आप चाहे इसे अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को अगर एक छोटे से सेंटेंस में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे, दिस मॉडल ऑफ एटम डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। मतलब ये हुआ कि ये एटॉमिक मॉडल जो है एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब एटम भी पॉसिबल नहीं है, और एटम पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब हम भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल बनाते हैं, और सेल से टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देन वी। तो ना तो मैं पढ़ा रहा होता और ना ही आप इस चीज को पढ़ रहे होते अगर एटम का एग्जिस्टेंस ना होता। अब बात ये आती है कि हम सब मौजूद हैं, तो इसका मतलब एटम भी है। एटम है तो फिर एटम होता कैसा होगा? क्योंकि इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो हो नहीं सकता एटम, उसके लिए फिर बाद में और मॉडल दिए गए। नील बोहर ने मॉडल दिया और एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा। पहले इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहली तो बात यह है कि ये मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। दूसरी बात, ये जो मॉडल है, ये मॉडल हमारा लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है। लाइन स्पेक्ट्रम इज नॉट एक्सप्लेन। ये मॉडल लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन नहीं करता है, और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में अभी चिंता ना करें, अभी थोड़ी देर में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले जो थोड़ा बेसिक लेवल की चीजें हैं पहले हम वो सीख लेते हैं, जो इवन 9th क्लास में भी आपने सीखी हुई है। ये थोड़ी आपके लिए अभी थोड़ी मुश्किल होंगी चीजें, इसके लिए हम बात करेंगे। तो ये 2 पॉइंट आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये इस मॉडल की डीमेरिट्स हैं, जिसकी वजह से ये एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हो गया था। अब यहाँ पे आपकी बुक में एनसीईआरटी में रिफ्रेशर जो भी आप पढ़ते हैं उसमें आपको इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो मैं आपसे अब डिस्कस करने वाला हूं, और वो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ये ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है x, मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है x, तो उसके यहां पर जो नीचे की साइड में हम कोई भी डिजिट लिखते हैं, इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक, और इसे हम ये कहेंगे कि ये लेफ्ट साइड में सबस्क्रिप्ट है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप जानते होंगे x के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, x के नीचे स्क्वायर लगा देते हैं, तो जो नीचे वाली छोटी सी वो वैल्यू होती है, जैसे ये है, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और जो ऊपर लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे मैं 20 लिख दूं तो ये है एटॉमिक मास, या तो इसे आप एटॉमिक मास कह लीजिए, या इसको आप मास नंबर कह लीजिए, या आप इसको एटॉमिक वेट कह लीजिए, तीनों का मतलब एक ही है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये चीजें आपको ऐसे लिखी दिखाई दें, ऐसे भी ठीक है, तो ये किसी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आप ध्यान रखिए, जो नीचे की साइड में लिखा जाता है दैट इज एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर की तरफ लिखा जाता है दैट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एटम में, अभी हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लिया है और हमने बात की थी कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, किसी भी एटम में ये प्रोटॉन के बराबर होता है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मींस
अगर आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो इसका मतलब आपको प्रोटॉन भी पता चल गए, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन भी पता चल गए। ये बात हो रही है किसी एटम की। अब एटॉमिक मास क्या होता है, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक। और एक चीज और कर लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब कभी आपको कैलकुलेट करने पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से आप माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को। ये 3 छोटे से फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताता हूं किस तरह से करने होते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए एक एलिमेंट है ए, ठीक है, ए एलिमेंट हैज 12 न्यूट्रॉन एंड 23 या एक काम करते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट इट्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये चीजें आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, तो इसमें हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला हमें पता है। तो क्वेश्चन में देखिए हमें क्या पता है, न्यूट्रॉन पता है और इलेक्ट्रॉन पता है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 11 है तो डेफिनेटली प्रोटॉन भी 11 ही होंगे, ठीक। और जब हमारे पास प्रोटॉन 11 है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 11 होगा। तो इसका मतलब हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पता चल गए। अब बात आती है एटॉमिक मास पता लगाना है। तो एटॉमिक मास कैसे पता लगेगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं हमारे 11 और न्यूट्रॉन हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये है 12, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 23, ठीक। आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं छोटी सी टेबल बना देता हूं जिसमें ए बी सी डी, ये क्वेश्चन इस तरह से लिखने के बजाय एक ही जगह पे जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर हम इस टेबल की हेल्प से लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने ले लिए एलिमेंट, ठीक। एलिमेंट के बाद में यहां पे ले लेते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इस तरह से ले लेते हैं। अब मान लीजिए मैं इसमें कुछ चीजें आपको दे देता हूं और कुछ आपसे मैं पूछ लेता हूं। तो मान लीजिए आपको ये कहा गया कि ए एलिमेंट है और इसमें आपके पास 8 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और इसमें आपके पास 10 न्यूट्रॉन है। ये तो मैंने दे दिए और बाकी के आपके लिए ब्लैंक छोड़ दिए, बाकी आपको फिल करने हैं। बी एलिमेंट है, मान लीजिए बी एलिमेंट में मैं आपको कहूं कि आपके पास एटॉमिक नंबर 37 है, ठीक, और आपके पास इलेक्ट्रॉन है 17। तो बाकी चीजें आप मुझे फिल करके बताएं, ठीक। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि आपके पास में सपोज करें लाइक 19 आपके पास प्रोटॉन हो, ठीक है, और 20 आपके पास न्यूट्रॉन हो, तो बाकी चीजें आपको अपने आप फिल करनी होगी। मगर आपको मान लीजिए अब मैं कहूं डी एलिमेंट है आपके पास, उस डी एलिमेंट में आपके पास एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक, और ये 0 है, तो बाकी चीजें अब आप बताइए क्या होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अभी आपको तो थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन ये चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत समझने में आपको इसमें मेहनत करनी होगी इसके कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन जो छोटे और इजी कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको उस तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं जैसे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से सॉल्व करने के लिए पूछे जाते हैं। तो अब आप देखिए, ध्यान देना, बहुत बारीकी से समझना बात को, क्योंकि शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद तो आप क्वेश्चन देखकर ही बता सकते हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन हैं। अब चलिए मान लेते हैं हमें ये पता लग गया कि इसमें एटॉमिक नंबर 8 है,
तो एटॉमिक नंबर 8 है, तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर किस चीज के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर पता चल गया तो मैं तो प्रोटॉन भी पता चल गया और इलेक्ट्रॉन भी पता चल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जिन चीजों को ब्लैंक को मैं फिल कर रहा हूं उन्हें मैं सर्किल कर दूंगा, जिससे कि हमें पता रहे कि पहले हमें पता क्या था और हमने कैलकुलेट क्या किया। अब हमें इलेक्ट्रॉन पता चल गए तो डेफिनेटली हमें प्रोटॉन भी पता चल जाएंगे। बचा क्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों का प्लस कर दो, इन दोनों का सम कर दो। इसमें आपके पास प्रोटॉन है 8, न्यूट्रॉन है 10, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 18। ये आपका हो गया एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बी एलिमेंट में हमें ये पता है कि हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन 17 है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 17 है तो डेफिनेटली प्रोटॉन भी 17 ही होंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, और एटॉमिक नंबर भी 17 ही होगा। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 हुआ और प्रोटॉन 17 हुए और एटॉमिक नंबर भी 17 हुआ। अब बचता है हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए। एटॉमिक मास ये रहा और एटॉमिक नंबर ये रहा। 37 में से 17 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 20, तो इसमें 20 न्यूट्रॉन है। अब हम बात करते हैं सी एलिमेंट की। इस सी एलिमेंट में हमें पता है कि इसमें प्रोटॉन 19 है, हमारे पास 19 है। ये वाली चीज हमें पता है, तो ये और ये तो इनडायरेक्टली हमें पता चली गई। तो इसका मतलब इसमें 19 तो इलेक्ट्रॉन है और इसका एटॉमिक नंबर भी 19 है। अब रही बात एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन हमारे पास 20 है और प्रोटॉन हमारे पास 19 है, तो 20 प्लस 19 जो है वो 39 हो जाएगा। एटॉमिक मास इसका 39 है। अब बात करें डी एलिमेंट की, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, इसमें प्रोटॉन भी 1 होगा। और अब बचा इसमें एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितने हैं 0 और प्रोटॉन कितने हैं 1, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयंस के भी होंगे, वो आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जो अगर इस तरह के किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं, लेट अस नो, कमेंट में मेंशन कीजिए या हमें किसी भी तरह से इन्फॉर्म कीजिए कमेंट में लिख करके, तो हम उसके सॉल्यूशन किस तरह से करने हैं आपको वो भी बताएंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर के, बाद में उसको आप नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और अभी हम इससे आगे के टॉपिक पे चलते हैं, इसे नोट कीजिए आप। अब हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पांचों चीजों के बारे में कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं टॉपिक में, और अब हम लेते हैं जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, जैसे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हो बट एटॉमिक मास इनके डिफरेंट होते हो, ऐसे एलिमेंट कहलाते हैं हमारे आइसोटोप्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ कई सारे आइसोटोप्स लिख देता हूं, आपको उन्हीं में से हमेशा कभी ना कभी वही मिलेंगे, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। इन तीनों एलिमेंट में देखिए, इन तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोटोप्स। इसके बाद हम बात करें 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। ये तीन एलिमेंट है जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे। कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, ये तीनों। अब ऐसे ही ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन 8 16 भी होता है, ऑक्सीजन 8 18 भी नेचर में पाया जाता है, तो ये भी दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हुए। ऐसे ही नाइट्रोजन 7 14 भी होता है, नाइट्रोजन 7 15 भी होता है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हो जाएंगे। ऐसे ही क्लोरीन आपका 17 35 भी होता है और क्लोरीन आपका 17 37 भी होता है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हो गए।
आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो इसको मैं बता देता हूं कि इनमें एक चीज छोटी सी नोट कीजिएगा, ये आपसे कभी पूछे भी जा सकते हैं, कभी नाम आपको मिल जाए। जो 1H1 वाला हाइड्रोजन है इसे हम कहते हैं प्रोटियम, जो 1H2 वाला है इसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम, और जो ये तीसरे वाला है 1H3 वाला जो हाइड्रोजन होता है इसे हम कहते हैं ट्रिटियम, और ये ट्रिटियम जो है रेडियो एक्टिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही कार्बन 612 कार्बन 613 ये दोनों के दोनों तो स्टेबल हैं, लेकिन ये वाला कार्बन का जो आइसोटोप है ये कार्बन का आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है, और इसका इस्तेमाल पुरानी जो रॉक्स चट्टाने जानवरों के जो फॉसिल्स है वो चीजों की एज कैलकुलेशन में किया जाता है। इसका उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन, और इसका यूज इन रेडियो डेटिंग कार्बन टेक्निक, रेडियो डेटिंग कार्बन टेक्निक होता है उसका नाम, जिस मेथड से हम पुरानी चीजों की एज के भाई ये कितने लाख साल पुरानी कितने करोड़ साल पुरानी है उसके लिए कार्बन 614 का इस्तेमाल होता है। इसमें जो 816 वाली है कम एटॉमिक मास वाली है इसको नॉर्मल ऑक्सीजन बोलते हैं, ज्यादा अमाउंट में यही होती है, इसको हम हैवी ऑक्सीजन बोलते हैं, हैवी ऑक्सीजन कहेंगे हम इसको। ऐसे ही नाइट्रोजन में N714 जो होता है ये नॉर्मल नाइट्रोजन है, और जो ये N715 है इसे हम कहते हैं हैवी नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरह से तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं जो आइसोटोप्स की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद हम टॉपिक लेते हैं आइसोबार। आइसोबार जो है इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर जिनके डिफरेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं आइसोबार्स। ठीक है, इसके कुछ एक ही एग्जांपल आपको मिलेंगे, जैसे आर्गन 18 इसका एटॉमिक नंबर होता है 40 इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक, अब हम बात करें पोटेशियम 1940 की। पोटेशियम का एक आइसोटोप ऐसा होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है और एटॉमिक मास 14 होता है, और इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की, ये 2040 होता है। तो इन तीनों एलिमेंट में आप देखिए ज्यादा ध्यान से कि इन तीनों के एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन एटॉमिक मास सेम है, इसका भी 40 है इसका भी 40 है इसका भी 40 है। तो अगर कोई आपसे इन तीनों में रिलेशनशिप पूछता है कि इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, तो आप कहेंगे कि ये तीनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स की, आइसोटोन्स जो है तो साइंस में आइसो का मतलब सेम होता है और टोन्स का मतलब है यहां पर प्रोटॉन से, तो वे एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ टोन्स, न्यूट्रॉन सॉरी, तो ऐसे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन सेम रहते हैं वे एलिमेंट कहलाते हैं आपके आइसोटोन्स। उनमें चाहे एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी सेम हो या ना हो, लेकिन न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। कैसे, 613 ले लेते हैं और नाइट्रोजन 714 ले लेते हैं। इन दो एलिमेंट में आप देखिए कि इसका एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसमें 6 ही प्रोटॉन हुए, 6 प्रोटॉन है तो इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर हमें न्यूट्रॉन निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा लेते हैं, एटॉमिक मास ऊपर होता है एटॉमिक नंबर नीचे होता है, तो ऊपर वाली डिजिट में से नीचे वाली डिजिट आप माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 13 में से 6 घटा के 7 न्यूट्रॉन बचेंगे। तो इसका तो कैलकुलेशन ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो इसमें 7 प्रोटॉन हुए, 7 ही इसमें इलेक्ट्रॉन हुए। अब हमें न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो इसमें से ये माइनस कर देंगे 14 में से 7, तो हमें पता चल जाएगा कि न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन भी 7 है। देखो एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, एटॉमिक मास सेम नहीं है, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, प्रोटॉन सेम नहीं है, बट एक चीज सेम है और वो है न्यूट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट ये दोनों कार्बन 613 और नाइट्रोजन 714 ये दोनों जो है एक दूसरे के आइसोटोन्स कहलाएंगे। इसके अलावा एक और टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉन, इसमें तो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, इसकी डेफिनेशन हेडिंग से पता चल रहा है। आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन। ऐसे एलिमेंट या पार्टिकल्स
जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हो, तो इनमें हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे आपने 10th में 9th में चीजें सीख ली होंगी कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब सपोज करें, एक छोटा सा आइडिया फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं, अगर हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक। एटॉमिक नंबर 11 होने पर ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता है, जिसकी वजह से ये Na बन जाता है। और इस Na में यहाँ पर इसमें 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, 11 इसके पास प्रोटॉन थे। लेकिन जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसकी वजह से इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, क्योंकि एक तो लूज कर दिया, और प्रोटॉन एज इट इज रहते हैं 11 के 11। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और 1 यूनिट ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन लूज करने वालों का सिस्टम। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वालों का सिस्टम होता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे क्लोरीन 17 है, तो क्लोरीन 17 का मतलब क्या है कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 17 ही प्रोटॉन है। तो क्लोरीन के बारे में अगर आपको पता हो, याद होगा आपको कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 और प्रोटॉन रह जाएंगे 17, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन नहीं किया, तो प्रोटॉन तो उतने के उतने रहेंगे। अब यहाँ पर हम कंपेयर करें तो कौन से टाइप का चार्ज ज्यादा है, निगेटिव चार्ज ज्यादा है। कितने यूनिट, 1 यूनिट, इसलिए इस पर यहाँ पर 1 यूनिट माइनस चार्ज दिखाया जाता है, ठीक। तो इसका पर्पस क्या है मेरा बताने का, वो ये है कि देखिए अगर मैं नाइट्रोजन 7 3 माइनस लेता हूं तो इसमें मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आप पहले सिंपल ये सोचो कि अगर ये नाइट्रोजन 7 होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते, एटॉमिक नंबर देख के बताओ। 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 होता तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होते। अब 3 माइनस चार्ज का मतलब क्या है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तब इस पे 3 माइनस चार्ज आया है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के और 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही ऑक्सीजन 8 2 माइनस 8 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन, 2 इसने लिए हुए हैं, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन 9 माइनस 1, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। नियोन का तो एटॉमिक नंबर होता ही 10 है, तो इसका मतलब इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। अब अगर हम बात करें जैसे कि सोडियम की ले लें, सोडियम 11 1 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा, तब जाके इस पे +1 चार्ज आया, तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम करने कितने बचे, 10, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही मैग्नीशियम 12 में 2 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से एल्यूमिनियम 13 3 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं NH3, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, देखो 7 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होता है और 3 नाइट्रोजन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के और 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, टोटल हो गए 10। ऐसे ही CH4 ले लो, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 1-1 इलेक्ट्रॉन 1-1 H का, टोटल H है 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, ये हो गए 10। तो इनमें इन्हें कहते क्या है, देखो ये चीजें तो कहलाएंगी आयंस, और वो भी कौन से, एनायन, ठीक है। ये वाली चीज है एटम, ये वाली चीजें हैं कैटायन, और ये वाली चीजें हैं मॉलिक्यूल, जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के मिलने पर बनते हैं, ये हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉन में कौन हो सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन में एटम भी हो सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन में कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। लेकिन किन्हीं भी 2 चीजों में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, आप इनको नोट कीजिए और इनको समझिए। ये टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद में आप यहां से वीडियो लेक्चर से नोट्स बनाएंगे, चीजों को समझेंगे, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है
वो सारी चीजें समझने के बाद आपको ये सारी चीजें जब क्लियर हो जाएंगी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां तक रदरफोर्ड के मॉडल तक की जो बात है और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो यहां तक आपके क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद में हम अगले, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल तो कैंसिल हो गया था क्योंकि वो गलत था, कई चीजें एक्सप्लेन नहीं करता था। इसके बाद में दिया गया नील बोहर का एटॉमिक मॉडल, और नील बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ तो हम 9th क्लास में भी चुके हैं, लेकिन वहां पे आपने उसके लिए जस्ट एक इंफॉर्मेशन टाइप पढ़ी है, बस उसके छोटे से पॉइंट पढ़े होंगे, और वो भी आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद अच्छी तरह से याद ना हो, और अगर है भी तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उन्हीं पॉइंट्स को आपको इलेबोरेट करके बहुत बड़ा करके बहुत डीप में जाकर के 9th के कंपैरिजन में कह रहा हूं मैं, आपको पढ़ना होगा और चीजों को समझना होगा। दूसरी बात, नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के जो पॉइंट्स हैं उन्हें समझने से पहले आपको कई सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। तो ये सारी बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास में इसे शेयर करें। जो भी आपके मेडिकल की या आपके IIT की या फिर जो स्कूल लेवल पे या किसी भी तरह से 11th क्लास में प्रिपरेशन कर रहा है या 11th क्लास के प्रिपरेशन की तैयारी में लगा हुआ है, 11th क्लास के सिलेबस को पढ़ रहा है, सबको आप शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। ठीक है, और कमेंट्स में हमें अपने वैल्यूएबल सजेशंस दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट्स दीजिए, और आपके जो डाउट्स हैं वो हमें कमेंट्स में बताएं, तो हम उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।